हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के वीडियो क्लासेस हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, जो कि 12th क्लास के सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है चीज़? और उस सिलेबस में अगर बात करूँ यूनिट वाइज, तो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके जो 4 सब चैप्टर हैं, सब टॉपिक हैं, उनमें पहला टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी जो मैनेजमेंट है उसकी प्रकृति और उसके महत्व के बारे में मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्यों मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अगर तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करोगे, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों के घर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस में से एक फंक्शन को मैंने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है मैरिज। ठीक है, आपके घर में कोई भी, चलो आजकल तो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ आपको पैसे देने होते हैं। क्लियर है चीज़? और उसके बाद आपके मैरिज से जो A to Z फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे फंक्शंस ये कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, कैरी करती है। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी एक तरह से क्या करती है, मैनेजमेंट ही करती है। क्लियर है चीज़? लेकिन हम इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए समझ लेते हैं कि हमारे घर पे हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लो हमारे घर पे कोई मैरिज फंक्शन है, ठीक है, तो उस मैरिज फंक्शन के माध्यम से मैनेजमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो प्लानिंग। अगर प्लानिंग की बात करूं तो क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने का मतलब जिसके अंतर्गत मैं योजना बनाता हूं कि कब, मतलब जो भी मेरे वेरियस एस्पेक्ट है रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ मैरिज। तो उस प्लानिंग के अंतर्गत मैं क्या करता हूँ, जो अलग अलग एस्पेक्ट है, जो भी चीज़ें मुझे करनी है, जो भी एक मेरी स्टेप्स मुझे लेने हैं ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो वो सारे के सारे मैं किस में कंसिडर करता हूँ, प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग के बाद अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, जितने मतलब किसी को कहा जाता है हलवाई को मैनेज करेंगे, किसी को कहा जाता है टेंट वाले को मैनेज करेंगे, किसी को कहा जाता है गेस्ट वगैरह आएंगे उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ हम क्या करते हैं इस मैरिज फंक्शन में मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। क्लियर है चीज़? जो बड़े लोग होते हैं वो अलग अलग ड्यूटीज फिक्स कर देते हैं किसको क्या क्या करना है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लानिंग के अंतर्गत जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जो एक्सपीरियंस पर्सन, उनके अंदर उनका कोर मोटिव यही रहता है कि ये जो फंक्शन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सही तरीके से क्या हो, खत्म हो, ये अच्छे तरीके से क्या हो, इसका समापन हो जाए। क्लियर है चीज़? तो हम किसी भी फंक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली हम मैनेजमेंट ही करते हैं। डे टू डे लाइफ में सारे काम हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। की डेफिनेशन क्या है, इट इज रेफर टू द सेट ऑफ फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या आता है, जहां एक से ज्यादा काम किए जाते हैं। सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक से ज्यादा काम की इन्वॉल्वमेंट रहती है। फंक्शंस टू गेट द वर्क डन बाय द अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ये मेक श्योर करना होता है कि आपको जो भी फंक्शंस आप करते हो उसके अंतर्गत दूसरों से आप काम कराते हो। टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। क्लियर है चीज? अब अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इसमें सिर्फ मुझे कहा है कि भैया यहाँ पे एक सेट ऑफ फंक्शंस होगा। क्लियर है चीज? उस सेट ऑफ फंक्शंस के माध्यम से आप दूसरे लोगों से काम कराएंगे। क्लियर है चीज? और ये मेक श्योर आपको करना है कि उन सेट ऑफ फंक्शंस के माध्यम से आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों से आप काम करा रहे हैं वो उस काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करें। क्लियर है चीज? अगर मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर देता हूं तो इन दोनों में जो काम कराने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है। क्लियर है चीज? अगर फ्री हैंड आप उनको रखोगे कि भैया काम करना है आप अपने तरीके से करो, तो फिर मैनेजमेंट का कोई मतलब यहां पे नहीं रह जाएगा। काम दूसरों से करा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो उस काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करें, ताकि हम जो मैनेजमेंट जिस पर्पज के लिए कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस काम का या उस टारगेट को हम अचीव कर सकें। क्लियर है चीज? अब मैंने वर्ड यूज किया सेट ऑफ फंक्शंस। तो सेट ऑफ फंक्शंस का मतलब यहां पे मैं बात करूंगा, मेरे पास जो पहला वर्ड है वो है पी, जिसके अंतर्गत मैं शामिल करता हूं किसको, प्लानिंग को। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना या योजना बना, समझेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट यूनिट हमारे पास है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक तरह से संगठनात्मक एक्टिविटी में करता हूं, संगठन की बात मैं करता हूं। एस का मतलब यहां पे होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब मैंने लिखा ना कि गेट डन बाय द अदर्स, यानी काम आपके लिए मैनेजमेंट में कौन करेंगे, दूसरे। तो उन दूसरे व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, उनको जॉब्स वगैरह हैंड ओवर करना, उनको काम समझाना, उनको काम सौंपना,
या उनका जो सिलेक्शन होगा उन लोगों का जो काम करेंगे वो किस में आता है, स्टाफिंग में। स्टाफिंग के बाद क्या होता है कि आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का अगर सिंपल सी बात करूं कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म ए जॉब फर्स्ट टाइम, क्लियर है चीज। तो जब किसी काम को फर्स्ट टाइम पे आप करते हो तो फर्स्ट टाइम पे क्या करता है कि कोई व्यक्ति आपको आगे रह के, आपका लीडर जो आपका नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने का मतलब क्या होता है, वो उस काम के बारे में आपको समझाता है कि ये काम आपको कैसे करना है, क्लियर है चीज। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करके अपने आप को बताते हैं। मैनेजर में जो मैनेजमेंट है उसमें एक एग्जाम्पल आप सेट करते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से उन लोगों को ये बताते हैं कि भैया ये काम आपको इस तरीके से करना है, क्लियर है चीज। उसके बाद आता है लास्ट वर्ड सी, दैट इज स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है चीज। मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से और एंड होता है किसके ऊपर, कंट्रोलिंग पे। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आपने डायरेक्टिंग कर दी, भैया मैंने आप को एक बार बता दिया कि आपको काम ऐसे करना है, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, आपका काम खत्म नहीं होगा। डायरेक्टिंग के बाद आपको कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी, यानी रेगुलर बेसिस पे उनके काम को एनालाइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर एक नजर आपको रखनी पड़ेगी कि वो उस काम को बताए हुए तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लियर है चीज। तो मैनेजमेंट इज नथिंग एल्स बट ए प्रोसेस अंडर विच ए सेट ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म्ड विद ए मोटिव टू गेट वर्क डन बाय अदर्स इन एन एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि दूसरे लोगों से काम कराओ, ठीक है, और ये देखो कि वो उस काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। सेट ऑफ फंक्शन में 5 हम इंक्लूड करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इन पांचों पे अलग अलग मेरे पास चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इनको डिटेल में अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे डेफिनेशन को समझना है कि भैया सेट ऑफ फंक्शन है जिसके अंतर्गत दूसरों से काम कराया जाता है और फिर ये देखना होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से वो लोग उस काम को करें। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और इसके जो इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो आप इसको। तो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हम बात करते हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और फीचर्स को डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहले तो अगर बात करें भैया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हैं दैट मीन्स उसके दूसरे एंड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ टारगेट्स आपने अचीव किए हैं, कुछ डिज़ायर्स आपकी वहाँ पे अवेलेबल है जिन तक आप पहुँचना चाहते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जितनी भी प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, उस प्रोसेस का जो कोर मोटिव है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी उस टारगेट या उस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचने तक ये प्रक्रिया क्या होती है आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। मीन्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है, आपके टारगेट को अचीव करना या आपको उस टारगेट पे पहुँचाना, ठीक है, या आपके एक्सेस उस टारगेट तक मेक श्योर करना। दूसरा बात करें यूनिवर्सल एस्पेक्ट। यूनिवर्सल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने का मतलब क्या है कि आप डे टू डे रूटीन में अगर बात करेंगे, चाहे आप घर पे बात कर लें, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लें, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बात कर लें, किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में बात कर लें, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ये सर्वव्यापी है। मीन्स विदाउट मैनेजमेंट मीन्स ऐसा कोई भी एस्पेक्ट आपका नहीं है जिसमें मैनेजमेंट नहीं हो। इवन इंक्लूडिंग जो एक्टिविटी आप अपने घर पे परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जो टाइम टेबल है वो फिक्स रहता है, कब आपको क्या करना रहता है, कब कौन सा काम करना होता है। इवन इंक्लूडिंग अगर बात करें बच्चों के बारे में, कितने टाइम पे उठना रहता है, कब उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल में भी हम बात करें जो टीचर्स के टाइम टेबल हैं वो फिक्स रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने का मतलब अगर इसका जितना इंपैक्ट यहाँ पे है उतना दूसरे देश में भी होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे देश बगैर मैनेजमेंट के चलते हैं या उनका मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके का होगा, क्लियर है चीज़। तो यूनिवर्सल एस्पेक्ट का मतलब कि मैनेजमेंट को मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली हुई है, इसको स्वीकार किया गया है संसार भर में। इसकी आवश्यकता इस बात से प्रूव हो जाती है कि इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। तो यूनिवर्सल एस्पेक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब जहां अलग अलग काम किए जाते हैं। अब मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग उनकी एफिशिएंसी होती है, क्लियर है चीज़। अब जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड उनके हैं, अलग अलग उनकी जो रूटीन है वो हैं, उन सबको एक ग्रुप के तौर पे यूटिलाइज करना, ठीक है, या उनके जो एफर्ट्स हैं उनको एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे कंसिडर करना या फिर उसको एक्सेप्टेंस दिलाना ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे, ये कहलाता है मल्टी डायमेंशन, जिसके अंतर्गत हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है भैया, काम कर क्या रहे हो आप। काम करने का मतलब आपको जो काम दिया गया है, काम देने का मतलब क्या होता है कि वर्क के अंतर्गत क्या करते हैं आप,
कि जो काम आपको दिया गया है उसका ये मेक श्योर करना है वो अकॉर्डिंग टू आपके स्टैंडर्ड हो, यानी आपकी जो जिस काम में एफिशिएंसी है उसी काम में आपको लगाया है। वो जिस काम में आप एफिशिएंट नहीं है, जिस काम की आपकी एफिशिएंसी नहीं है, वो काम आपको नहीं दिया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मुझे ये भी देखना होता है कि जो काम मैं उनसे करवा रहा हूँ वो काम वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। रेगुलर बेसिस पे मुझे इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? अब ऑपरेशंस में हम वेरियस डिपार्टमेंट को कंसिडर करते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, परचेज डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट मेरे पास दे रखे हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, ठीक है, तो वो सही तरीके से काम करें नहीं करें ये भी मुझे क्या करना होता है, मैनेजमेंट में देखना होता है। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट केवल ये नहीं है कि वो सेट ऑफ फंक्शन में 5 काम ही करने होते हैं, उन सेट ऑफ फंक्शंस में भी जो सब डिवीजन होता है उन पॉइंट्स को भी मुझे कंसिडर करना पड़ता है। जैसे मल्टी डायमेंशन में मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं आपने एक दिन अच्छा मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है भैया अब इसका इफेक्ट है ना 2 हफ्ते तक आने वाले टाइम में रहेगा, तो 2 हफ्ते का आराम कर लेते हैं। आपको डेली बेसिस पे इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को एनालाइज करना होगा, यानी जो रूल्स रेगुलेशन प्रोग्राम पॉलिसी आपने अप्लाई की हैं व्हाइल कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, उनको रेगुलर बेसिस पे उनका विश्लेषण करना होगा, उनका अवलोकन करना होगा ताकि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब मैंने कहा था कि ग्रुप एफर्ट होते हैं, मीन्स अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैं खुद क्या मैनेजमेंट करूं। अब मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब कैमरे को ऑपरेट कर रहा है, फोन को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो सिंगल हैंडेडली वो नहीं हो सकता, यहाँ पे ग्रुप एफर्ट आपको कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या आपकी स्कूल की बात कर लो, अगर स्कूल में केवल एक ही डायरेक्टर हो, एक ही टीचर हो तो फिर वो नहीं हो सकता, ठीक है। स्कूल के मैनेजमेंट क्या होता है, उन सभी टीचर्स को एक लेवल पे लेके आना और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनसे काम कराना। क्लियर है चीज, ग्रुप एक्टिविटी। फिर आता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब क्या है भैया, जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होने का मतलब, अब सिंपल सी बात है, मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ। पहले क्या था, CST और सेल्स टैक्स होता था, ठीक है, वैट होता था। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस थी, जो अकाउंटिंग फंडामेंटल थे उसके अकॉर्डिंग किया जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट और CST को हटा दिया, अब उन्होंने GST को लागू कर दिया। तो अब मुझे मेरी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, GST का अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायनेमिक फंक्शंस का मतलब क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पे जो इकोनॉमिक चेंज आएंगे, जो भी एस्पेक्ट चेंज होते हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, उनको जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना, या उनका इम्पैक्ट अगर वो बुरा प्रभाव बिजनेस के ऊपर डाल रहे हैं तो उसके प्रभाव को कम से कम रखना, ये आता है किसमें, डायनेमिक फंक्शन में। जो चेंजेस लगातार हैं उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। फिर आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब, देखो क्या होता है कि सिंपल सी बात अगर मैं कंसिडर करूं तो जब स्कूल अच्छा रिजल्ट देता है, क्लियर है चीज़, तो हम ये कहते हैं कि साहब मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। अब अगर उस मैनेजमेंट को मैं कंसिडर करूं, जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अगर वही मैनेजमेंट है तो वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल बहुत अच्छे हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो एक्टिविटी कराई है, वो जो फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म किए हैं, विच इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो फंक्शंस उन्होंने इफेक्टिव तरीके से क्या किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं। और इसलिए हम उस स्कूल के रिजल्ट के बारे में ये कहते हैं कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के अंतर किए जाते हैं वो उनको सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप फीचर्स का मतलब समझ में आ गया। इंटेंजिबल फोर्स वो जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन दिखाई आपको नहीं देता, उसकी नीड आपको हमेशा रहती है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, उसमें पहला पॉइंट है इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंसी। एक लाइन में इनको खत्म करते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं बात करूंगा भैया आपको ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब जो डेडलाइन आपके पहले फिक्स की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आप किसी टीचर्स के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने जाते हो, क्लियर है चीज़, तो आपकी रिस्पॉन्डरी आपके एग्जाम तक होती है। अब सपोज सोच के देखो कि आपने क्या किया, आपके एग्जाम आ गए लेकिन उस टीचर ने आपका सिलेबस ही नहीं कराया, तो उसको आप इफेक्टिवनेस नहीं बोल सकते। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, आपको ऑन टाइम काम करना होता है, ठीक है। ऑन टाइम काम करना होता है, तो जब ऑन टाइम की बात आती है तो आप कोस्ट को कंसिडर नहीं करते, क्लियर है चीज़। यानी जब भी आप डिफाइन करेंगे वर्ड इफेक्टिवनेस को कि भैया काम होना चाहिए, पैसा कितना ही लग जाए, यानी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वर्क शुड बी डन ऑन टाइम,
दिस इज द मेन इफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस. नाउ टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, इट इंक्लूड कोस्ट इफेक्टिव मैनर. अब कोस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है? कोस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है? दोनों, कि भैया टाइम पे तो होना ही होना है और कोस्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर वर्ड आपने कोस्ट इफेक्टिव मैनर यूज किया और आपने कहा साहब टाइम नहीं होना चाहिए, तो फिर फायदा क्या होगा मैनेजमेंट का? ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब ऑन टाइम आपका काम होना चाहिए, कोस्ट के बारे में आप चिंता नहीं करते, लेकिन जहां वर्ड एफिशिएंसी की आप बात करते हैं वहां पे कोस्ट इफेक्टिव मैनर होना बहुत जरूरी है. क्लियर है चीज? समझ में आ गई बात? तो अब इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंसिडर करते हैं. तो हम बात करते हैं कि मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस. ये इस वीडियो के लास्ट टॉपिक हैं, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. जो ऑब्जेक्टिव है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद हमने बात की सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमने बात की पर्सनल ऑब्जेक्टिव. थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बात करो, अगर एक बिजनेस के तौर पर अपने आप को कंसिडर करूँ तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड हम लिखेंगे स्वॉट. इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स. यानी बिजनेस के सामने स्ट्रेंथ भी होती है, उसके अंदर वीकनेस भी होती है, उसके सामने अपॉर्चुनिटी भी होती है और उनके सामने थ्रेट्स भी होते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट होंगे. उन नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ गेट टुगेदर करते हुए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करता है, ये ऑब्जेक्टिव आता है मेन का. भी वो अपने आप को सर्वाइवल के तौर पे कंसीडर करा है, अपने आप को सर्वाइव करते रहना चाहता है, अपने आप को बचा के रहना चाहता है, या जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हैं उनका इंपैक्ट कम से कम उसके ऊपर आना चाहिए. ठीक है, दूसरा बात प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं एक तरह से कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. क्लियर है चीज़? तो प्रॉफिट क्या होता है? उसका कोर मोटिव होता है. तो इसके साथ एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी क्या होता है? जनरेट होता है. अगर बिजनेस आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है तो वो क्या करता है? आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होता है. दूसरी बात करें ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब मैं जहां हूं मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं. क्लियर है चीज़? फॉर एग्जांपल 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल लगा के, अगर आज बिजनेस को शट डाउन करता हूं 5 साल के बाद तो भी कैपिटल 10 लाख है, तो फिर इसका मतलब मैंने ग्रोथ नहीं की. तो इसका मतलब अगर बिजनेस ने ग्रोथ नहीं की तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने ग्रोथ को कंसिडर किया, उस ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को आप अचीव नहीं कर सके. यानी 5 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वही आप 5 साल के बाद बिजनेस में लेके आओगे. ये कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता. अगर मैं मैनेजमेंट के तौर पे बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की, तो ग्रोथ यहाँ पे बहुत जरूरी है. ये मस्ट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस कंसर्न क्या करे? ग्रोथ करे. क्लियर है चीज़? अब ग्रोथ काफ़ी तरीके से हो सकती है, इनके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे. अगर बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले समाज के तौर पे आप क्या करते हैं? आपको जो भी कुछ मिलता है समाज से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है. किसी बिजनेस कंसर्न की बात कर लो, किसी फैक्ट्री की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, ये सब किस पे बेस्ड होते हैं? सोसाइटी पे बेस्ड होते हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करें? आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा का रोजगार के अवसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप जनरेट करें ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो सके? इंप्रूव हो सके. दूसरी बात करें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब अगर बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप डेवलप तो करते हो लेकिन साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करते हो? मेंटेन करते हो. तो अगर यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है तो वो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया तो इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होगा जहाँ एनवायरमेंट को मुझे प्रोटेक्शन करना है ताकि लोगों को अच्छी एयर, अच्छा पानी मिल सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके. ठीक है, और उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड जैसा मैंने अभी बात की कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी, एनवायरमेंट को आप बचा के रखोगे. ठीक है, तो लोगों के हाथ में इनकम होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा. तो दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव. अब बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मेनली मैंने क्राइटेरिया में रखा है फाइनेंशियल लीड. अब फाइनेंशियल लीड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीड का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल लीड का मतलब क्या होता है? जो पैसे से रिगार्डिंग मेरी नीड्स होती है उनको. ठीक है, एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक एम्प्लॉय के तौर पे, एक एम्प्लॉयर के तौर पे मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल नीड्स क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी बिजनेस से. ठीक है, और वो फाइनेंशियल नीड तभी सेटिस्फाई होंगी जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अच्छे होने की. क्लियर है चीज़? तो फाइनेंशियल नीड का मतलब एक जो पैसे से संबंधित नीड कह लूँ या उनको जो मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको बिजनेस मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? फुलफिल करे. ठीक है, तो कोई अगर बिजनेस कंसर्न फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखा है तो इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. क्लियर है? क्योंकि फाइनेंस नीड कंप्लीट होते क्या होगा? जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में एक डेडिकेशन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, वो मन लगा के क्या करेंगे? आपके लिए काम करेंगे. सोशल नीड्स की बात करें, अब सोशल नीड्स का मतलब क्या होता है? जो सामाजिक छवि है.
अब सामाजिक छवि की बात कर लें तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो सोशल रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। क्लियर है चीज़। तो मैनेजमेंट को ये भी मेक श्योर करना है कि जो कर्मचारी की बात कर लो, नियोक्ता की बात कर लो, जो अदर मतलब HR वगैरह, मैनेजर वगैरह जो भी हैं, सबकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, उनकी सामाजिक नीड्स आवश्यकता होती है। उन सामाजिक आवश्यकताओं का मुझे ध्यान रखना है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रो करता रहे। उसके बाद आता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का मतलब यहाँ पे प्रमोशन, जो व्यक्ति जहाँ पे है उससे आगे बढ़ना चाहता है, क्लर्क है, मान लो LDC है तो UDC बनना चाहता है, उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट, फिर उसके बाद हायर लेवल अकाउंटेंट, फिर उसके बाद HOD, ये सब चीज़ें होती है। हायर लेवल नीड्स का मतलब प्रमोशन के जो अवसर होते हैं वो लगातार जनरेट होनी चाहिए। एक पद के ऊपर, एक डेजिग्नेशन के ऊपर अगर लंबे समय तक आप रहोगे तो आप क्या करोगे, उसके प्रति इंडिफरेंस हो जाओगे और उस डेजिग्नेशन से आपका जो लगाव है वो खत्म हो जाएगा और उसका इंपैक्ट आपके वर्क एफिशिएंसी पे आएगा। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव विच डिवाइडेड इन 3 पार्ट: ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल नीड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होगा कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें ग्रुप गोल्स। पहले भी बताया ग्रुप गोल्स को अचीव करने में क्या करता है मैनेजमेंट, हेल्पफुल होता है, यानी मैनेजमेंट की सहायता से ग्रुप गोल्स को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा और उस इनहेंस एफिशिएंसी का बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलता है। ठीक है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो लगातार गतिशील रहता है। ठीक है, संगठन में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। क्लियर है चीज़। चेंजेस का मतलब इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो संगठन है उसमें लगातार क्या होंगे, चेंजेस आते रहेंगे और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। मैनेजमेंट का काम यही है उन चेंजेस के इम्पैक्ट को सही तरीके से अप्लाई करना। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, चाहे एक कर्मचारी के तौर पे बात करो, जैसे हमने देखा अभी फाइनेंशियल सोशल नीड्स के बारे में बात की, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव मेरे पास रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, सहायता करता है। अगर इसमें बात करूँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स, इनको मैनेजमेंट की सहायता से क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। इनको अचीव करने में सहायता मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पहले भी मैंने मेंशन किया था कि वट एवर यू आर बीइंग ए बिजनेसमैन, क्रेडिट गोज टू सोसाइटी। जो भी आप हैं उसका क्रेडिट किसको जाएगा, समाज को। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज के लिए कुछ करें, यानी जो सामाजिक दायित्व आपके ऊपर हैं उनको आप पूरा करें। समाज के प्रति आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, सोशल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करें। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे आपने वाटर टैंक बनवा दिए। ठीक है, वहाँ पे वेल्स वगैरह बनवा दिए, हैंडपम्प वगैरह लगवा दिए। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे हमने बात की जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। आगे नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके अलग एस्पेक्ट जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें। टिल देन थैंक यू।